नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिपाठी। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न फाइनेट पर। आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग के बारे में। यूपीएस से क्या वाकई 19% तक पेंशन बढ़ेगी और एनपीएस के मुकाबले यूपीएस कितना बेहतर है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 25 साल या उससे अधिक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। सर्विस पीरियड के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। इसके साथ ही सरकार डियरनेस रिलीफ भी प्रदान करेगी। यूपीएस में पेंशन फंड को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला इंडिविजुअल पेंशन फंड और दूसरा गारंटी रिजर्व फंड। इंडिविजुअल पेंशन फंड में कर्मचारी और सरकार दोनों की 10% योगदान राशि जमा होगी, जबकि गारंटी रिजर्व फंड में सिर्फ सरकार का 8.5% योगदान होगा। पेंशन की राशि का निवेश पीएफ आरडीए के नियमों के तहत डिफॉल्ट मोड पर होगा। कर्मचारी अपने फंड का 60% निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पेंशन की राशि कम हो जाएगी। अब सवाल है कि यूपीएस और एनपीएस में किसे चुनना बेहतर है। यूटीआई पेंशन फंड कैलकुलेशन के अनुसार यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% होने की वजह से एनपीएस के मुकाबले 19% तक अधिक पेंशन मिल सकती है। अगर कोई कर्मचारी 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और 35 साल की नौकरी करता है तो यूपीएस के तहत उसे 2,13,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में उसे 1,89,000 रुपए ही होगी। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होगा और इसके तहत वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के साथ तैयार किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो सकती है, जिसका सीधा असर उनकी पेंशन पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता था, लेकिन इससे सरकार पर बोझ बढ़ रहा था। यूपीएस और एनपीएस दोनों में कर्मचारियों को पेंशन फंड में योगदान देना होगा, जिससे पेंशन की योजनाएं और पारदर्शी हो गई हैं। चलिए अब जानते हैं कर्मचारी अभी भी 2004 से पहले वाली ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग क्यों कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था और एनपीएस लागू कर दी गई थी। एनपीएस और यूपीएस के उलट ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई रकम नहीं देनी होती थी, जैसा कि उसे एनपीएस और यूपीएस में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% जमा करना होता है। कर्मचारी को आखिरी सैलरी का फिक्स 50% बतौर पेंशन मिलता था। यह रकम सरकार अपने खजाने से देती थी। इससे केंद्र सरकार और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। साल 1990-91 में केंद्र का पेंशन पर होने वाला खर्च 3,272 करोड़ रुपए और सभी राज्यों का कुल पेंशन खर्च 3,131 करोड़ रुपए था। वहीं 30 साल बाद 2020-21 में केंद्र का पेंशन पर होने वाला खर्च 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इतने ही सालों में राज्यों का पेंशन पर खर्च 125 गुना बढ़कर 3,86,100 करोड़ रुपए हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस में पेंशन में बढ़ोतरी ज्यादा थी, मेडिकल सुविधाएं बेहतर थी, साथ ही मनचाहे समय पर रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन का फायदा मिलता था। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड भी मिलता था और 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती थी। हालांकि अभी तक यूपीएस में इसे लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ओपीएस के फायदे यूपीएस में भी मिलेंगे या नहीं। अभी भी यूपीएस और एनपीएस में कई पहलू स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में ये योजनाएं और बेहतर और स्पष्ट होंगी। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फॉलो करें लर्न फाइनेट। धन्यवाद।